नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कल अपराध के लक्षण और लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम या अपराध की कानूनी अवधारणा इसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे देखेंगे कि कौन से अपराध के प्रकार होते हैं या कौन से टाइप्स ऑफ क्राइम होते हैं, किन किन अपराधों को हम कौन से नाम से जानते हैं। सदरलैंड मैंने पहले भी आपको बताया था, क्रिमिनोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक तो साधारण अपराध और दूसरा जघन्य अपराध। जब साधारण अपराध की बात होती है तो उसमें छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी करना, थोड़ा मारपीट करना, शराब पीना, इस तरह के अपराध आते हैं और इसमें बहुत अधिक दंड नहीं दिया जाता, कोई बहुत कठोर दंड नहीं दिया जाता, या कई बार तो चेतावनी देकर भी छोड़ देते हैं या कम दंड देकर या फिर परिवीक्षा पर भी छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ होते हैं जघन्य अपराध। जघन्य अपराधों में बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण, राजद्रोह ऐसे गंभीर अपराध आते हैं और जिनके लिए सज़ा भी बहुत गंभीर होती है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, बहुत कठोर दंड की व्यवस्था ऐसे अपराधों के लिए होती है। चैपन और जेम्स स्टीफन ने सदरलैंड के इस वर्गीकरण को सही नहीं माना, क्योंकि एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे देश में बहुत जघन्य, मतलब स्थान सापेक्ष हो सकता है कि एक देश में तो वो ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानते हैं और दूसरी देश के अंदर बहुत ज़्यादा उसको जघन्य मानते हैं, ऐसा उन्होंने माना। और दूसरा, साधारण अपराधों के परिणाम भी कभी कभी बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब मान लीजिए शराब पीना है, वो साधारण अपराध है, मगर शराब पी के ही किसी ने यदि बलात्कार करा या किसी का मर्डर ही कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा उसके गंभीर परिणाम हो गए। अब ये जो वर्गीकरण है वो ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भयंकर है और क्रूर है तथा उसका सुधार भी संभव नहीं है। अब क्लिनार्ड और क्वीने ने 8 तरीके के अपराधों का जिक्र करा है या उल्लेख करा है। पहला, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, वायलेंट पर्सनल क्राइम, आक्रमण, बलात्कार, हत्या आदि अपराध इस श्रेणी में आते हैं और ऐसे अपराधों को की समाज में कटु आलोचना और भर्त्सना की जाती है और राज्य इनके लिए कठोर दंड भी देता है। दूसरा है संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। ऐसे अपराधों में धन लाभ ये मूल उद्देश्य होता है, जैसे होता है ना, झूठे चेक पे साइन कर लिया, दस्तावेजों पे जाली हस्ताक्षर कर लिया, कलात्मक वस्तुओं को चुरा लिया दुकानों से, तो इस तरह के संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। थर्ड नंबर पर व्यावसायिक अपराध, ऑक्यूपेशनल क्राइम है, मिलावट कर दिया, गबन कर दिया, कालाबाजारी कर दी, व्यापार के दौरान ये अपराध करते हैं। इस तरह के ऐसे अपराध क्या होते हैं, समाज के उच्च और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो भी करते हैं। राजनीतिक अपराध भी होते हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, राजद्रोह तरीके के। फिर सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, पब्लिक ऑर्डर क्राइम, शराब पी के खड़े हो गए, सड़क पे चिल्लाने, सड़क के नियमों का पालन नहीं करा, आवारागर्दी, इस तरह के जो अपराध हैं वो सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। परंपरागत अपराध भी होते हैं, कन्वेंशनल क्राइम, डकैती है, लूटमार है, अपहरण है, ये सारे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। फिर
एक होते हैं संगठित क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक संगठन बनाते हैं और योजनाबद्ध रूप से अपराध किया जाता है। जैसे बहुत सारे देशों में सोना है, अफीम, गांजा आदि का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह द्वारा किया जाता है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाता है। एंड लास्टली वी कैन टॉक अबाउट प्रोफेशनल क्राइम, पेशेवर अपराध। इस श्रेणी में वो अपराध आते हैं जिनको व्यक्ति व्यवसाय के रूप में करता है ना, चोरी कर ली, जेब काट लिया, नकली नोट छाप लिए, इस तरह के अपराध जो हैं वो पेशेवर अपराध हो गए। अब ये हो गए बहुत सारे अपराध के तरीके। तो अब सरकार ने इन अपराधों की संख्या के आधार पर अपराध को 5 भागों में बांट दिया है ना। इन्हीं के आधार पे जैसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध में क्या क्या आ जाएगा, मारपीट हो गई, बलात्कार हो गया, हत्या हो गई। फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या संपत्ति के विरुद्ध अपराध में ये लूटपाट, चोरी, डकैती हो गई। राज्य के विरुद्ध अपराध में जासूसी है, राजद्रोह है। और व्यवस्था के विरुद्ध अपराध में जुआ खेलना हो गया, उपद्रव फैलाना, दारू पीना, इस तरह की चीज़ें। और एक न्याय के विरुद्ध भी अपराध हो गया, जैसे अपराधी घोषित होने पर सजा न भुगतना, कोर्ट का अनादर करना, न्यायालय का अपमान करना आदि इस कैटेगरी में आएंगे। अब भारत में 3 प्रकार के अपराध माने गए हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान। अक्सर इसी के हिसाब से अपराधों की चर्चा होती है कि इंडियन पीनल कोड द्वारा दंड अपराध जैसे हत्या है, अपहरण, चोरी, मारपीट, अशांति पैदा करना, विश्वासघात, धोखा, ये सब इसमें आएंगे। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा दंडनीय अपराध जैसे दुर्व्यवहार करना और शांति भंग करना। और तीसरा, ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वारा दंडनीय है, जैसे उन राज्यों में शराब पीना जहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। मान लीजिए गुजरात में शराब पीना अलाउड नहीं है, बिहार में अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर यदि आप शराब पिएंगे तो वो अपराध है। अक्सर गुजरात से लोग राजस्थान में आते हैं, माउंट आबू नज़दीक है और जगह, तो वहाँ पर शराब पे पाबंदी नहीं है। तो उपयुक्त वर्गीकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपराध के वर्गीकरण के विभिन्न आधार अपनाए हैं। और किसी ने किसको इम्पोर्टेंट माना है, उद्देश्य को, तो किसी ने गंभीरता को, किसी ने संख्या को, किसी ने वैधानिकता को। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग बातें की गई हैं। अब सवाल ये है कि अपराधी आखिर हम किसको मानते हैं। सामान्य रूप से तो हम किसको अपराधी मानते हैं, जो समाज के नियमों की अवहेलना करता है, अनैतिक और धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। तकनीकी तौर पर अपराधी वह है जो दंडनीय दुर्व्यवहार करे, है ना, ऐसा व्यवहार जो दंडनीय है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेजी सत्ता को हटाने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे सत्याग्रह, आंदोलन आदि अपराध थे, किंतु हम सामाजिक दृष्टि से इनको अपराध नहीं कह सकते, है ना। ये तो हम आज़ादी पाने के लिए हमने ये सब चीज़ें करी थी, तो वो अपराध नहीं है। तो अपराधियों के अध्ययनों में अपराधी की कानूनी परिभाषा ही स्वीकार की गई है। अब चाफ ने एक व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए कुछ आधारों का उल्लेख करा है कि एक तो आयु जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 7-8 साल का बच्चा कुछ कर रहा है तो वो अपराध हो गया। फिर वॉलंटरी एक्ट होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी उस समय माना जाएगा जब उसने अपनी इच्छा से कानून विरोधी काम करा हो, है ना, किसी के दबाव में नहीं करा हो। प्लस क्रिमिनल इंटेंट भी होना चाहिए। पहले भी बताया था आपको कि अपराधी वो भी होना चाहिए, क्या बोलेंगे, इरादा। और लास्टली अपराध कानूनी रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना चाहिए। अनटिल अनलेस इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, अपराध से
राज्य को यदि हानि नहीं हो रही तो फिर वो अपराध नहीं है। तो ये चीज़ें 4 जो हैं वो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए ये आधार हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आधार हो सकता है। तो ये हो गया हमारा अपराध का कि कौन सा व्यक्ति अपराधी कह सकते हैं किस व्यक्ति को। धन्यवाद।